LV मोनोग्राम, इसे तो सब पहचानते हैं। पर क्या ये सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है? नहीं, इसके पीछे छिपी है गरीबी, जबरदस्त टैलेंट, बड़े बड़े घोटाले और एक कॉर्पोरेट वॉर की हैरान कर देने वाली कहानी। तो सवाल ये है कि आखिर एक बेघर लड़के का बनाया हुआ ब्रांड उसी के परिवार के हाथों से कैसे निकल गया? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। तो चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, लुई विटॉन की कहानी को समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, जब फाउंडर ने इसे शुरू किया। दूसरा, जब ये एक फैमिली बिजनेस था। और तीसरा, आज का दौर, जब ये एक कॉर्पोरेट एम्पायर बन चुका है। तो कहानी की शुरुआत होती है लुई विटॉन के बहुत ही मुश्किल बचपन से। वो एक गरीब किसान के बेटे थे। जब वो छोटे थे तभी उनकी माँ गुजर गई और उनकी सौतेली माँ का बर्ताव उनके साथ कह सकते हैं कि बहुत ही बुरा था। तो हुआ ये कि 1835 में जब वो सिर्फ 13 साल के थे, लुई ने अपना घर छोड़ दिया और वो पेरिस के लिए पैदल ही निकल पड़े। सोचिए, 292 मील का सफर जो 2 साल तक चला। इस दौरान उन्होंने रास्ते में जो मिला वो काम किया और कई रातें तो जंगलों में सोकर गुजारी। फाइनली 1837 में वो पेरिस पहुंचे और उनकी किस्मत देखिए, वो बिल्कुल सही समय पर पहुंचे थे। उस वक्त रेलवे का जमाना शुरू हो रहा था। उन्होंने वहां एक बहुत ही फेमस बॉक्स मेकर महाशय मार्शल के यहाँ काम सीखना शुरू किया और अगले 16 साल उन्होंने सिर्फ अपने इस हुनर को तराशने में लगा दिए। फिर आया उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। उन्हें फ्रांस की महारानी यूजीनी का पर्सनल बॉक्स मेकर बना दिया गया। बस ये एक मौका ही काफी था। इसने उन्हें सीधा फ्रांस के एलीट सर्कल में पहुंचा दिया। अच्छा, लुई ने आखिर ऐसा क्या किया जो इतना पॉपुलर हो गया? उनका पहला बड़ा इनोवेशन था फ्लैट टॉप वाला संदूक। सुनने में सिंपल लगता है ना, लेकिन उस जमाने के लिए ये एक गेम चेंजर था। ट्रेन और जहाज़ों पर पुराने गोल संदूक एक दूसरे पर रखे नहीं जा सकते थे। इनके फ्लैट संदूक स्टैक हो जाते थे और काफी हल्के भी थे। अब देखिए, जब कोई चीज पॉपुलर होती है तो उसकी नकल भी होने लगती है। लुई के डिजाइन्स के साथ भी यही हुआ। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए उनके बेटे जॉर्ज ने एक कमाल का आइडिया निकाला। उन्होंने ऐसे कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाने शुरू किए जिन्हें कॉपी करना मुश्किल हो, और वही पैटर्न आज ब्रांड की पहचान है। जॉर्ज का एक और जबरदस्त इनोवेशन था, एक ऐसा ताला जिसे तोड़ना नामुमकिन माना जाता था। और अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग मूव चला। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हैरी हुडीनी को चैलेंज किया कि वो इसे खोल के दिखाएं। और पता है क्या हुआ? हुडीनी ने मना कर दिया। बस इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता था कि ये ताला वाकई अनपिकेबल है। लेकिन सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं रहा। फ्रैंको प्रूशियन युद्ध के दौरान विटॉन की वर्कशॉप पूरी तरह बर्बाद हो गई। सब कुछ लूट लिया गया। उन्हें एक बार फिर बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ा। अब बात करते हैं ब्रांड के इतिहास के एक कह सकते हैं कि एक काले अध्याय की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विटॉन परिवार पर नाजी समर्थक सरकार के साथ काम करने के आरोप लगे। परिवार का इस पर कहना था कि उस मुश्किल दौर में जिंदा रहने और बिजनेस बचाने के लिए ऐसा करना उनकी मजबूरी थी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। 1970 में जब लुई के पोते की मौत हुई तो कंपनी की कमान आई उनके दामाद हेनरी रेकामियर के हाथों में, और यहीं से चीजें बदलनी शुरू हुई। हेनरी ने इस फैमिली बिजनेस को एक मॉडर्न कॉरपोरेशन बनाने का फैसला किया। रेकामियर की स्ट्रेटजी वाकई काम कर गई। उन्होंने सीधे रिटेल स्टोर खोले, जिससे प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ा। लेकिन उन्होंने एक और काम किया। उन्होंने कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दिया। इससे कंपनी तो बड़ी हो गई, पर अब कोई भी बाहर का इंसान इसके शेयर्स खरीद सकता था, और यही आगे चलकर एक बड़ी वजह बना। और बस यहीं से कहानी में असली ड्रामा शुरू होता है। कंपनी को टेकओवर से बचाने के लिए एलवी ने मोएट हेनेसी के साथ हाथ मिलाया, लेकिन जल्द ही दोनों पार्टनर्स में ही झगड़े शुरू हो गए। इन झगड़ों को सुलझाने के लिए एक बाहरी इन्वेस्टर बर्नार्ड अर्नोल्ड को लाया गया, पर अर्नोल्ड ने इस अंदरूनी लड़ाई का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने चुपके चुपके शेयर्स खरीदे, एक हॉस्टाइल टेकओवर किया और देखते ही देखते पूरी कंपनी पर अपना कब्जा जमा लिया। नतीजा, विटॉन परिवार को अपने ही बनाए एम्पायर से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। तो अब शुरू होता है लुई विटॉन का नया दौर, बर्नार्ड अर्नोल्ड और उनकी कंपनी LVMH के अंडर। आज LVMH कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं, बल्कि 75 से ज्यादा लग्जरी ब्रांड्स का एक बहुत बड़ा एम्पायर है।
तो ये ब्रांड इतना एक्सक्लूसिव और महंगा क्यों है? इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। पहली बात, एलवी कभी भी डिस्काउंट नहीं देता। दूसरी, प्रोडक्शन हमेशा लिमिटेड रखा जाता है। और तीसरी, जो सामान बिक नहीं पाता उसे बर्बाद कर दिया जाता है ताकि मार्केट में उसकी वैल्यू कम ना हो। हालांकि अब इस तरीके पर काफी सवाल भी उठते हैं। एक और बड़ा विवाद मेड इन टैग को लेकर है। ब्रांड का दावा है कि सब कुछ हैंडमेड इन फ्रांस है, लेकिन आरोप ये है कि असल में ज्यादातर काम रोमानिया जैसे देशों में होता है जहां मजदूरी कम है, और फ्रांस में सिर्फ फाइनल टचअप करके मेड इन फ्रांस का लेबल लगा दिया जाता है। और विवाद यहीं खत्म नहीं होते। जानवरों पर क्रूरता के आरोप हैं, मार्केट में अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने के इल्जाम है। और एक तरफ विरासत और क्राफ्ट की कहानी है, तो दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर हो रहा प्रोडक्शन। ये सारी बातें भी आज ब्रांड के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन इन सारे विवादों का बिजनेस पर कितना असर पड़ा? खैर, 2023 में इस ब्रांड की वैल्यू थी $124.8 बिलियन। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कितनी ज्यादा कामयाब रही है। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है, लुई विटॉन क्या है? एक कारीगर की विरासत या फिर एक कॉर्पोरेट शिकारी का बनाया हुआ प्रोडक्ट? शायद सच ये है कि इस आइकॉनिक ब्रांड की ये दोनों पहचानें एक साथ ही मौजूद हैं।